नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे हरियाणा में गर्माती सियासत की। बताते चले कि प्रदेश में धान घोटाले का शोर मचा हुआ है। इस शोर का ही असर है कि सरकार ने इस कथित घोटाले पर सख्त एक्शन लेना अब शुरू कर दिया है। 20 करोड़ के धान घोटाले में करनाल और सोनीपत के 4 अफसरों पर कार्रवाई हुई है और इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सस्पेंड किए गए। अब यमुनानगर में भी 75 करोड़ का घोटाला, धान घोटाला दिखा है और असंध की राधे राधे मिल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी तो 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन आरोपों के बाद क्या सरकार ने जो एक्शन है वो तेज कर दिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो छोटे छोटे एक्शन है वो तो लिए ही जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी मछलियां क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनीची हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे इसी को लेकर क्योंकि हरियाणा में सियासत गरमा रही है। धान घोटाले को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। प्रदेश की अनाज मंडियों और राइस मिलों में सरकारी धान के घोटालों और अनियमितताओं की खबरें सालों से सुर्खियां बनती रही हैं। इस तरह के घोटालों पर अब प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने 20 करोड़ के घोटाले में सोनीपत और करनाल के हैफेड प्रबंधकों समेत 4 अफसरों पर कार्रवाई की है। इससे पहले भी 3 डीएम यानी 3 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सस्पेंड किए गए हैं। आखिरकार इस तरह के घोटालों में अफसरों की भूमिका सामने आती रही है। अब यमुनानगर में भी 75 करोड़ का धान घोटाला, ये हो क्या रहा है? किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो 5000 करोड़ के धान घोटाले का आरोप लगा दिया है। आपको पता है कि बड़ा धान घोटाला हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर भी है, जहां भी सरकारी धान कूटते हैं राइस मिलर। तो इस महा घोटाले को दबाने का एक और षड्यंत्र सामने आया है कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। जब धान सारा राइस मिल में चला जाता है उसके बाद सरकार उसको कूटने की इजाजत देती है, चावल निकालने की इजाजत देती है। गौरतलब है कि पिछली सरकार में भी विपक्ष धान घोटाले का आरोप लगा रहा था। अब जाकर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जब तक बड़ी मछलियों पर जाल नहीं फेंका जाएगा तब तक छोटी मछलियां उछल कूद तो करेंगी ही। अब भी उस फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑर्डर आ गया है, लेकिन दुखद है, अफसोस है कि अब की बार उसमें ये लिखा गया है कि जो चावल राइस मिल में रखा है, जो 2 नंबर का ला रहे हैं, जिसको हमने सैकड़ों ट्रक पकड़वा लिए हैं, अब भी वो आ रहा है सारा मत्था पच्ची करने के बाद। ताज़ा खबर ये भी है कि पुलिस ने असंध में राधे राधे राइस मिल के मालिक को गिरफ्तार किया है। इस तरह की सख्त कार्रवाई को देखकर लगता है कि जब जागो तभी सवेरा, और सवेरा होने पर ही उजाला नजर आता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊं क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से देखें कि धान घोटाले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तमाम जगह कार्रवाई भी की गई, चाहे वो करनाल हो, सोनीपत हो, और इसके साथ ही असंध पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर जो राधे राधे मिल के संचालक है उनको भी गिरफ्तार किया। तो ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि चढ़ूनी के बयान के बाद जो उन्होंने आरोप लगाया उसके बाद ये कार्रवाई और तेज की गई है। देखिए जया, पिछले 1.5 महीना पहले धान सीजन शुरू हुआ था। ये जो ताजा आरोप लगे हैं जी कि 20 करोड़ का घोटाला सोनीपत में और करनाल में 20 करोड़ का घोटाला, 75 करोड़ का घोटाला यमुनानगर में और जगह है, और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 5000 करोड़ का घोटाला है। ये कथित घोटाले सरकार का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? जय, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार जो थी ये तो 24 की बनी सरकार है। 19 से 24 के बीच जो सरकार बीजेपी की दूसरी बार बनी थी, तब भूपेंद्र हुड्डा को हमने देखा था, वो लगातार कह रहे थे कि घोटाले हो रहे हैं। कभी रजिस्ट्री घोटाले की बात करते थे, माइनिंग घोटाले की, धान घोटाले की, नौकरियों में घोटाले की। तो दूसरी सरकार में भी घोटालों का शोर तो था ही। बहुत कई तरह के घोटाले
के आरोप लगे थे। अब ये 24 में सरकार बनी है, तिगुनी रफ्तार वाली बात थी, उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि दूसरा सीजन आया इस सरकार में धान का, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, देखिए आरोप तभी लगते हैं, धुआं तभी उठता है जब आग जल रही होती है कहीं भी। आरोप अगर लग रहे हैं तो उनकी तह तक जाना, जांच करना जरूरी है। हालांकि सरकार फौरी तौर पर कार्रवाई कर रही है। डीएम होते हैं जो हैफेड सरकारी एजेंसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, जो खरीद करती है, उसको फिर गोडाउन में रखती है, उसके बाद उसका चावल निकलवाकर गरीबों में बांटा जाता है, जो राशन डिपो के जरिए होता है। तो राइस मिलों पर हमेशा ये आरोप लगे रहा, आज नहीं सालों से ऐसा हो रहा है कि सरकार, क्योंकि सरकार की अपनी राइस मिल तो है नहीं, सरकार धान खरीदती है और ये राइस मिलर को देती है कि आप इनका चावल निकाल के हमें दे दो। उसका परसेंटेज होता है कि उसकी शेलिंग के बाद, उसको कूटने के बाद कितना 65% चावल वापस लिया जाता है। तो उसमें होता क्या है, राइस मिलर लगातार ये कर रहे हैं, सरकार का अच्छा धान तो वो ले लेते हैं, लेकिन आरोप है कि उस धान को, उसकी चावल निकालकर वो अपनी जो उनकी मार्केटिंग है, जो जहां जहां वो बेचते हैं वहां दे देते हैं, ऐसे आरोप है। और उसके बदले सरकार को जो वापसी होती है वो बिहार और यूपी का घटिया धान जो होता है, सस्ता बहुत, हरियाणा के मुकाबले आधे रेट का, बिहार से ट्रकों के जरिए आता है, यूपी से या और घटिया तरीके का, मतलब सरकार से बढ़िया धान लेकर वो उसको मार्केट में बेचते हैं और उसके बदले सरकार को जो वापसी होती है, सरकार से चार्जेस तो लेते हैं, लेकिन जो वापसी होती है वो घटिया क्वालिटी का होता है। ऐसे आरोप लगातार लगते रहे सालों से, लेकिन इस बार भी 19 से 24 वाली सरकार में धान घोटाले के हजारों करोड़ भूपेंद्र हुड्डा आरोप लगाते थे, विपक्ष जब आरोप लगाते तो सरकार की छवि खराब होती है। अब 24 की जो सरकार बनी, अब फिर 5000 करोड़ ये किसान नेता लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी कह रहे हैं कि धान में घोटाला है और जगह जगह से घोटाले के बाद, आरोपों के बाद गिरफ्तारियां हो रही है, जांच हो रही है, सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो मतलब बातों में सच तो है, भले ही विपक्ष बढ़ा चढ़ के कहे, लेकिन इससे सरकार की छवि खराब होती है कि ये घोटाले सरकार का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो सच्चाई कहीं ना कहीं 100% नहीं तो कुछ प्रतिशत है, और ये इसका सामने सामने उदाहरण है, और ये एक तरह से प्रूफ भी है जो कार्रवाई हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहरहाल महेश, यहाँ पर सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से देखिए कि निचले स्तर पर तो कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घोटाले में शामिल आखिर बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। यही सबसे बड़ा सवाल है, और धुएं का जिक्र यहाँ पर चल रहा था बार बार। धुएं की जहां तक बात है तो फिर अकेले धान घोटाले का धुआं तो नहीं उठाता, फिर शराब घोटाले का भी, कोरोना काल में काफी ज्यादा शराब घोटाले की रकम का जिक्र किया जा रहा था, तो शराब घोटाले का भी जिक्र था। उसी वक्त में रजिस्ट्री घोटाले का भी जिक्र किया जा रहा था। तो अभी बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जिनका जिक्र किया जाना अभी बाकी है। अभी तो राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है, और क्या किसी को ये लगता है कि राइस मिलर्स बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये कर सकते थे? अगर उच्च गुणवत्ता का धान ही नहीं दिया गया था तो उच्च गुणवत्ता का जो चावल है वो भी आसानी से हासिल किया जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि जिस किस्म का आपने राइस मिलर को धान दिया है, बहुत आसान है वो किस्म को पहचानना, निकाले गए चावल को पहचानना, और चावल देखकर भी जानकार लोग ये आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का चावल है। इसे बासमती की श्रेणी में रखना है, PC 6 जो कि आधा बासमती और आधा जो है साधारण चावल माना जाता है, जिसके ऊपर पैदावार ज्यादा होती है, उस श्रेणी को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। और खिचड़ी का चावल जिसे साधारण चावल कहा जाता है, उसे भी आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसमें एक श्रेणी और भी बनाई जा सकती है कि देखिए, पूरा चावल जो है उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन अगर वो चावल टूट जाए तो उसकी कीमत करीब करीब आधी रह जाती है। तो ऐसे में सरकार से अगर पूरा चावल लिया और बाद में उसको टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो वापस सरकार के स्टॉक में भेज दिया गया, तो ये मानिए कि पूरी कीमत का चावल लिया गया और आधी कीमत का चावल जो है वापस स्टॉक में जमा करवा दिया गया। अब आप वजन तोलेंगे तो वजन पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता को जांचने की कोशिश करेंगे तो साफ आसानी से समझा जा सकता है कि उच्च गुणवत्ता का जो चावल है वो ये नहीं है। अगर उसमें टूटा हुआ है वो चावल, अगर टूटने के बाद वापस स्टॉक में जमा करवाया गया है तो कीमत उसकी करीब करीब आधी रह जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अकेले ये राइस मिलर्स के बस की बात नहीं थी, ये अधिकारियों की मिलीभगत के साथ किया गया है। जो भी आमदनी आई है वो इस भ्रष्टाचार से वो अकेले राइस मिलर्स के पास
नहीं है। अधिकारी और अधिकतम ऊपरी जो अधिकारी है वो इसमें शामिल रहे हैं, और अकेले अधिकारी भी नहीं, राजनेताओं की भागीदारी भी उसमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि आप राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देकर इस मामले को निपटा देंगे, फिर सवाल तो ये भी रह गया है कि शराब घोटाले का आपने क्या किया है। फिर सवाल ये भी रह गया है कि उस वक्त रजिस्ट्री घोटाले का भी बड़े पैमाने पर जिक्र किया गया था, उस घोटाले का क्या आप करने जा रहे हैं, क्या उसका खुलासा भी करेंगे। और फिर सवाल उससे भी बड़ा ये है कि बड़ी मछलियों को कब तक आप पकड़कर लेकर आएंगे, उन अधिकारियों का क्या होगा जो अनुमति दे रहे थे, जो स्टॉक को पूरा दिखा रहे थे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर किसी राइस मिलर को चावल दिया गया था, धान दिया गया था, तो वापस जो चावल जमा करवाना था वो जमा नहीं करवाया गया। वो जमा तो जरूर करवाया गया होगा, लेकिन किस गुणवत्ता का करवाया गया ये देखना बेहद जरूरी था। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या वो आसानी से उस पर दस्तखत कर रहे थे? अगर क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा था तो फिर यकीनन उसमें भ्रष्टाचार था और अधिकारी उसमें शामिल थे। मुझे लगता है कि राइस मिलर से पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी थी, और फिर तमाम अलग अलग घोटालों का जिक्र जो विपक्ष की तरफ से किया गया था। अब तक भी हम ये कह रहे हैं कि कथित घोटाला था, तो अब तक तो सरकार को साबित कर देना चाहिए था कि ये कथित घोटाला था या फिर ये असल घोटाला था। तो कथित और असल के अंतर को अब तक तो स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए था। फिलहाल बाकी घोटालों को लेकर भी हम ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई देखने को मिले। बिल्कुल, और इस तरह की कार्रवाई कब तक देखने को मिलेगी इसका इंतजार रहेगा वीरेंद्र जी, क्योंकि धान घोटाले को लेकर शोर तो लगातार मच रहा है और इस शोर के बीच सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है, कई अफसरों पर कार्रवाई की गई है, मिल मालिकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर ऊपर से सपोर्ट नहीं होता है तो नीचे एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन उस सपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कोई भी सरकार रही हो और उस सरकार के कार्यकाल के दौरान घोटाला ना हो, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी घोटाले हुए, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी घोटाले हो रहे हैं। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका सक्रिय ढंग से निभाती थी। वो इतना हो हल्ला करती थी कि सरकार को जो है वो बचाव की मुद्रा में आना पड़ता था। इस समय कांग्रेस अपने द्वंद से उलझी हुई है और जो ये घोटाले हो रहे हैं वो पकड़े भी सरकारी स्तर पर जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में घोटाले पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये इसका जो श्रेय है विपक्ष को नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपना आंतरिक आकलन है, उसी के अनुसार ये पकड़े जा रहे हैं। जो सीएम फ्लाइंग है, विजिलेंस है, उसके अनुसार ही ये कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, शिकायतें तो मिलती रहती हैं और इसमें ये कोई धान घोटाला पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, हर बार होता है और ये राजनेताओं के संरक्षण के बिना होता नहीं है और इसके अंदर अधिकारियों को भी ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जहां नियुक्तियां और जो स्थानांतरण है वो राजनीतिक प्रभावों के कारण होते हैं। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी की है ट्रांसफर की, लेकिन वो सभी विभागों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जहां पर नेताओं के, विधायकों की, मंत्रियों की सिफारिशों पर तबादले होते हैं और मनचाही पोस्टिंग के लिए सब कुछ जो खेल होता है वो होता आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है जी। और देखिए, और अधिकारी और कर्मचारी पकड़े भी जा रहे हैं जी। इसके बावजूद जो कानून का डर होना चाहिए वो डर नहीं है कर्मचारियों में और अधिकारियों में, वो खुलेआम जो है उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसे में जो एक मानसिकता बनी हुई है उसको बदलने की आवश्यकता है और वो कैसे बदलेगी? अब देखिए, सरकार के अपने स्तर पर तो प्रयास करती है, लेकिन उसके लिए जन सहयोग भी जरूरी है। जन सहयोग के बिना सरकार कोई भी मुहिम हासिल नहीं कर सकती, उसकी सफलता नहीं हो सकती। तो ऐसे में अब जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों पर गाज कितनी गिरेगी? अगर गिरेगी, क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी? कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित रह जाती है, जो छोटा कर्मचारी होता है वो पिस जाता है। इस तरह से पहले जो है विजिलेंस विभाग ने, जो सरकारी विभाग है, उनको दलालों की सूची जारी की थी, वो सूची सार्वजनिक होगी, मामला कोर्ट तक गया तो उसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई, भाई ये सूची सार्वजनिक कैसे होगी? तो जो लोग इसके अंदर सूची बनाई गई थी दलालों की, वो सरकार ने कार्रवाई करना तो दूर रहा, सरकार ने सूची सार्वजनिक करके, किसी भी तरह सूची सार्वजनिक हुई तो वो एक सार्वजनिक करके अपने कार्य की तीसरी समझ ली। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई तो हुई नहीं। असली मकसद तो कार्रवाई का है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम काफी सक्रिय होगी, हालांकि सरकार दावा तो करती है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन जो एक कार्रवाई होनी चाहिए थी उस ढंग से हो नहीं पा रही
और उसके लिए लोग भी काफी हद तक दोषी हैं, क्योंकि लोग ही स्वयं ही इस चीज को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि वो अपने काम के लिए जो चाहे सुविधाजनक शुल्क उनको देना पड़े, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनको सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। तो ऐसे में अब जो ये अगर कांग्रेस सक्रिय होती, अगर कांग्रेस और दूसरे जो दल विपक्षी दल हैं वो अपने द्वंद से ऊपर उठकर इन घोटालों के प्रति जो है एक सरकार के खिलाफ वातावरण बनाते तो सरकार पर अंकुश बढ़ता। लेकिन सरकार अपने डरे से काम कर रही है। सरकार के अंदर भी कई तरह के लोग हैं जो अवसरवादी हैं, वो स्थिति का लाभ भी उठाते हैं और कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है। लेकिन इस बार तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। पिछली बार तो जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, सरकार की कुछ मजबूरियां थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पे सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लोग ये अपेक्षा भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, निलंबन तो कोई सजा नहीं है। आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को निलंबित कर देंगे तो उसका क्या होगा? निलंबन से कोई इस चीज पर अंकुश लगता नहीं है। अभी जो पुलिस विभाग में जो खेल हुआ, जो बड़ा सार्वजनिक हुआ, मुद्दा रहा, तो इस तरह के मामले भी, इससे भी पुलिस की छवि भी कलंकित हुई है। तो मतलब भ्रष्टाचार तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और उस गहरी जड़ों में मतलब कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वो आए, दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं, वो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को नहीं समझते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित लोग नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने में उन लोगों को भी भूमिका रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वायदे किए थे, जो लोगों की अपेक्षाएं, उस पर खरा उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और चुनौतियां काफी गंभीर भी हैं। बिल्कुल, चुनौतियां कहीं ना कहीं काफी गंभीर और बड़ी साफ तौर से नजर आ रही। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि यहाँ पर चुनौती तो खैर है, क्योंकि कार्रवाई की बात कही जा रही है और सख्त कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है और कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। जिस तरह से देखें कि तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, सस्पेंड किया गया, सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन अगर मुख्य जड़ों तक का भी हम जिक्र कर रहे थे, अगर मुख्य जड़ों तक जाए, वहां तक सरकार की कार्रवाई होगी या नीचे के ही बंदों पर कार्रवाई करके केस क्लोज कर दिया जाएगा? देखिए जया, मंडियों में जब धान या गेहूं खरीदा जाता है जी, उसको गोडाउन में रखा जाता है, उसके बाद वो डिपों पर सप्लाई होता है, लोग घरों में गरीब लोग ले जाते हैं, उसको पिसाई करा के फिर अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसा किसी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का काम तो है नहीं कि मंडी में कितनी धान खरीदी गई, किस रेट पे खरीदी गई, उसकी गुणवत्ता क्या है, लोडिंग कहां से हुई, लोड, ये सारा पॉलिटिशियन के जरिए होता है। आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जब गठबंधन की सरकार बनती है या सिंगल पार्टी की मेजोरिटी की सरकार, 3-4 महकमों को माना जाता है मलाई वाले। कौन से? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री और एक्साइज, ये 4 महकमे मानते हैं राज्यों में। लेकिन मैं बता दूं, फूड एंड सिविल सप्लाई एक ऐसा महकमा है जिसमें बहुत गोरख धंधा है। फूड एंड सिविल सप्लाई में वैसे नहीं लगता चमकदार महकमा मलाई वाला, लेकिन अंदर से हमारे को पता है कि क्या क्या होता है जी। जिस जिले में मंडियों में गेहूं या धान आता है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, लोडिंग, उसमें पॉलिटिशियन का नाम होता है, उनके आदमी होते हैं, उनकी मर्जी चलती है। पिछली सरकार में भी ये था, जेजेपी और बीजेपी की सरकार थी, बहुत सारी बातें हुई थी, पता नहीं किस किस लेवल पे क्या क्या होता है। तो लोडिंग जो होती है मंडियों से धान की, गेहूं की, उसकी अनलोडिंग गोडाउन में होती है, फिर वो डिपो पर जाता है, कहां क्या खुर्द बुर्द होता है, बहुत सारी हिस्सेदारी होती है। फूड एंड सिविल सप्लाई भी बहुत मलाई वाला महकमा है, लेकिन अंदर से है। दूसरी बात ये बताता हूं, जब ये घोटाले होते हैं, क्या किसी विधायक, मंत्री का तो काम है नहीं वो देख रेख करेगा, वो अपना काम करे। जो अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, हेफेड है और एजेंसी है सरकार की या एफसीआई है, उनके जो अधिकारी होते हैं वही सारा हिसाब किताब रखते हैं। कहां कितना गेहूं स्टोर करना है, कहां से कितना उठाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ऐसे ही धान का है। लेकिन हर बार घोटाले सामने आते तो सीधा सीधा अधिकारियों की मिली भगत से होता है। कोई मिल मालिक या कोई और अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता जी। अधिकारियों का संरक्षण होता है, उनकी भागीदारी होती है। ये अलग बात है कि दिखावे के लिए कभी कभी कोई कार्रवाई हो जाती है, जैसे अब हो रही है। पिछली सरकार में जो घोटाले के बहुत सारे आरोप लगे थे, उनका अंजाम किया हुआ, आज तक वो सामने क्यों नहीं आए? तो बहुत सारी बातें ये आईवाश होता है। जब ज्यादा शोर मचता है तो कुछ कार्रवाई कर दो, तब तक कोई और चीज आ जाएगी, बाकी चीजें पीछे छूट जाती है।
बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई तो साफ तौर से देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक सच में जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इसकी जड़ों तक पहुंचा जाएगा या सिर्फ जैसा कि आपने कहा कि एक आई वॉश है। बहरहाल महेश, यहाँ पर जिस तरह से देखिए अब तक अगर जिक्र करें तो करनाल सोनीपत में 4 अफसरों पर कार्रवाई हुई है और इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर कार्रवाई की गई थी और जो असंध की राधे राधे मिल थी उसके मिल संचालक को गिरफ्तार किया। तो जो निचले स्तर पर हम देख रहे हैं कि कहीं का मैनेजर गिरफ्तार हुआ, कहीं मिल का संचालक गिरफ्तार हुआ, इस पर कार्रवाई हुई, लेकिन इससे ऊपर या फिर जो बिचौलिए हैं इन पर कार्रवाई होती नहीं दिखी है। देखिए जया, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये घोटाला हो गया, ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों में भी ये रहा है और हर बार धान के सीजन में इस तरह की जो घोटाले की बात है देखने को मिलती है। एक तरीके की परंपरा ये बन चुकी है और ये भी मानकर चलिए कि दशकों से यही खेल चल रहा है। एमएसपी को लेकर कई बार ये बात सामने आती है कि हरियाणा में एमएसपी ज्यादा है और बिहार का, यूपी का जो चावल है वो पानीपत में बेच दिया जाता है, पड़ोसी सीमावर्ती इलाकों की मंडियों में बेच दिया जाता है, वहां से आधी कीमत पर बिहार से लाया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट कर जो है सीमावर्ती इलाकों में हरियाणा में एमएसपी की पर बेच दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का कोई खुलासा हुआ हो, ये पिछली सरकारों में भी था। ये जिक्र करें हुड्डा की सरकार उस वक्त भी था, उससे पिछली सरकार में जाएंगे तब भी था, क्योंकि हरियाणा में किसानों को फसल की ज्यादा कीमत मिलती है और आज भी अगर बनस्पत देखने की कोशिश की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात करें या उससे भी खराब स्थिति बिहार के किसानों की देखने को मिलती है। वहां पर काफी बेहद आधी से भी कम कीमत पर जो चावल है वो मंडियों में बेचा जाता है और उन इलाकों में तो अपनी जो मंडी व्यवस्था है वो भी ना के बराबर है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और ये भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि सिर्फ मैनेजरियल स्तर के अधिकारी ही इसमें शामिल थे। आप स्टोर कीपर को, आप मैनेजर को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, ऐसा भी नहीं है। एक पूरी परंपरा है जो कि परंपरा के लिहाज से ही निभाई जा रही थी, हिस्से जो है बांटे जा रहे थे। अब नीचे के अधिकारी की अगर जिम्मेदारी थी तो ऊपर के अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी निभाई गई? उससे ऊपर की अगर बात करें तो फिर जो है सरकार मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि उन अधिकारियों के नाम आ जाएंगे जो कि शायद सरकार के लिए सहजता नहीं रहेगी कि इस तरह किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें शामिल कर दिया जाए। तो यकीनन जो सवाल आप उठा रहे हैं बड़ा वाजिब सवाल है कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी, और ये कार्रवाई मीडिया ने तो नहीं करनी। मीडिया तो सिर्फ सवाल उठा सकता है, कार्रवाई तो सरकार को करनी है। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि निचले स्तर पर ही इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे आप ऊपरी पायदान पर जाएंगे सरकार की मुश्किलात बढ़ती जाती है। और सवाल जो मैं उठा रहा था, आपके सवाल के साथ ही मैं सवाल ही जोड़ रहा हूं, और सवाल ये था कि रजिस्ट्री घोटाले का क्या रहा, और सवाल ये था कि शराब घोटाले का आपने क्या किया। तो बहुत सारे ऐसे घोटाले भी हैं जिनके सवाल तो उठाए गए लेकिन जवाब आज तक जनता को नहीं मिला। और यहाँ भी अगर कार्रवाई की शुरुआत की गई तो निचले स्तर पर ही अभी तक तो देखने को मिल रही है। अगर ऊपरी पायदान पर आएगी तो फिर ये सरकार के लिए भी काबिले तारीफ रहेगा कि जो असल जिम्मेदार थे, जो गुनहगार थे, जिनकी जेब में ये पैसा गया है, वो पैसे अब जनता के पास यानी सरकार के पास वापस आएंगे। ये अगर विश्वास सरकार दिला सकती है तो फिर ये बड़ी बात। बिल्कुल, और इन जड़ों तक पहुंचा कब तक जाएगा या इन जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक 30 सेकंड का जवाब मैं यहाँ पर वीरेंद्र जी से भी आखिरी जवाब लूंगी, वक्त हमारे पास काफी कम है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ऊपरी स्तर पर तो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो निचला स्तर वहां पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मुखिया है जहां से ये पूरा घोटाला अब से नहीं दशकों से चला आ रहा है उसकी जड़ तक आखिर क्यों नहीं जाया जा रहा है? वीरेंद्र जी देखिए, उसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। अब विजिलेंस विभाग जो भी है, जितने भी मामले पकड़ता है रिश्वत के, भ्रष्टाचार के, तो उनके खिलाफ कितने दोष सिद्धि न्यायालय में कितने लोगों के खिलाफ हो पाती है? अगर हम आंकड़े देख रहे तो बहुत कम प्रतिशत है। भाई जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो दोष सिद्धि ही नहीं कर पाता, वो न्यायालय में साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो ऐसे में विजिलेंस विभाग को भी उसके पास कितने मामले लंबित पड़े हैं, कितने मामले में चार्जशीट हुए हैं, तैयार नहीं हुआ, अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो भी है विजिलेंस विभाग को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी आवश्यकता है इसकी जड़ तक पहुंचने की। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि आप भ्रष्टाचार पर एक्शन लेते हुए सरकार तो नजर आ रही है, निचले स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब जो इस पूरे घोटाले में बड़ी मछलियां संलिप्त है उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? अगर होगी तो कब होगी, इसका इंतजार है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।